हमारा आज का लेक्चर है कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस फंक्शन। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। पहली कंडीशन है एफ ऑफ एक्स मस्ट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए। जिस फंक्शन की हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे होते हैं, हम उस पॉइंट को उस फंक्शन में पुट करना है। अगर कोई प्रॉपर डेफिनेशन, कोई प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी तो हम कहेंगे वो फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर डिफाइन है। अगर वो वैल्यू अनडिफाइन हो जाती है, यानी 1/0 हो जाती है, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर डिफाइंड नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स मस्ट एग्जिस्ट। यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स मस्ट एग्जिस्ट का मतलब ये है कि उस पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए। ये बी ऑप्शन का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और दूसरा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, इट्स मीन ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट है, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये उस पॉइंट के ऊपर फंक्शनल वैल्यू है। यानी हमने इस सी पॉइंट में ये बात सीख रहे हैं कि लिमिटिंग वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो हमारे पास बराबर होनी चाहिए। यानी वो पॉइंट पुट करें, उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू है और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो वैल्यू हो वो हमारे पास बराबर होनी चाहिए, तो हम उस फंक्शन को कहते हैं कि वो उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है। मज़ीद इस रिलेटेड पहली बात जो कि इम्पोर्टेंट है, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस एवरीवेयर। कोई हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन है तो वो कंटिन्यूअस होगा हर सेट ऑफ रियल नंबर के हर पॉइंट के ऊपर। अगर एक्सप्रेशन कोई हमारे पास ना पोलिनोमियल लिखा हुआ है तो हम उसे बिना प्रूफ किए हमने कह देना है कि वो कंटिन्यूअस होगा, किसी भी पॉइंट के ऊपर कह रहा होगा। तो अब अगर कोई फंक्शन पोलिनोमियल नहीं है तो फिर हम उसके ऊपर किस तरह की बात करेंगे। तो पहला मेरे पास है 1/x, ये एक रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन में जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा हमने उसको देखना है, हमने उसके रूट निकालने हैं डिनोमिनेटर वाले फंक्शन के। जो रूट या जो ज़ीरो उसके होंगे वो उसके उन पॉइंट के ऊपर डिनोमिनेटर वाला फंक्शन, जिन पॉइंट के ऊपर वो ज़ीरो दे देगा वो फंक्शन उनके ऊपर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसकी बात करते हैं 1/x, तो इस x का जो ज़ीरो है वो 0 पॉइंट ही है, तो ज़ीरो के ऊपर ये फंक्शन 1/0 दे देगा, यानी अनडिफाइन हमें शो करेगा। अब 1/x हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है सिवाय ज़ीरो के, क्योंकि ज़ीरो के ऊपर ये 1/x डिफाइन ही नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास है एफ ऑफ एक्स साइन 1/x और x बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर जिसमें से ज़ीरो शामिल नहीं है, इज़ कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अब हम अगर इसमें ज़ीरो करते हैं शामिल तो ज़ीरो के ऊपर ये जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है ये डिफाइन ही नहीं होगा। लेकिन अगर ज़ीरो निकाल देंगे तो हमारे पास हर जगह के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो पीपीएससी में ये एग्जाम्पल नंबर 3 से रिलेटेड एमसीक्यूज आया हुआ था कि x साइन 1/x जो है वो ज़ीरो के ऊपर कंटिन्यूअस होता है या नहीं होता। तो इस ये वाला भी मैंने नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है अपने लेक्चर के एंड में कि x इंटू साइन 1/x, एक्स स्केयर इंटू साइन 1/x स्केयर या x इंटू साइन 1/x स्केयर, ये जो फंक्शन होता है ये क्या ज़ीरो के ऊपर कंटिन्यूअस होता है या नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है एफ ऑफ एक्स साइन 1/x और इसके ऊपर x नॉट इक्वल टू 0। अब ये जो x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है
कि इस ज़ीरो को हमने शामिल नहीं करना। जस्ट वो सिर्फ इसलिए ये जो x नॉट इक्वल टू ज़ीरो इसलिए शो कर रहा है कि ये फंक्शन कम से कम डिफाइन हो जाए। अब ये जब मैं इसको ज़ीरो के बराबर नहीं करूँगा तो ये फंक्शन डिफाइन हो चुका है साइन 1/x, क्योंकि मैंने इस फंक्शन के लिए ज़ीरो नहीं लेना। बट स्टिल f इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू, यानी ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे हमें ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आएगी, क्योंकि इन फैक्ट इन दिस केस लिमिट सुपीरियर हमें 1 देगा और लिमिट इन्फीरियर हमें -1 देगा। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर की जो रेंज जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है, लेकिन जो रेंज होती है वो क्लोज इंटरवल -1 से 1 होती है। तो अब इसके अलावा हमारे पास जो लिमिट हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो हमारे पास जो लिमिट सुपीरियर होगा वो मैक्सिमम वैल्यू ये फंक्शन 1 देगा और मिनिमम वैल्यू ये हमें फंक्शन जो है वो -1 देगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास ये बराबर कभी भी नहीं आएंगी। तो इस तरह से साइन 1/x जो है ये डिसकंटिन्यूअस होता है। नेक्स्ट हमारे पास f(x) इज इक्वल टू मॉड x। यहाँ पर ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये मॉड x है, तो ये हमारे पास एज ए पोलिनोमियल कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये जो डिफाइन किया जाता है x अगर माइनस यानी लेस देन ज़ीरो होगा तो -x देगा, तो -x भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है। अगर x इज इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो हमारे पास जवाब ज़ीरो आता है। ज़ीरो एज ए कांस्टेंट फंक्शन और हर कांस्टेंट फंक्शन भी पोलिनोमियल होता है। और अगर हम x ग्रेटर देन ज़ीरो पुट करेंगे तो वो हमें x देगा, तो x हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन होता है। इस तरह से मॉड x जो होता है वो एक पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन हमारे पास हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है f(x) इज इक्वल टू x का ब्रैकेट फंक्शन है। मैंने लास्ट टाइम ब्रैकेट फंक्शन को इतना डीपली एक्सप्लेन नहीं किया था। अब मैंने कोशिश की है, 2-3 एग्जांपल भी दिए हैं, और इस पहले हम ब्रैकेट फंक्शन को नंबर्स की एग्जांपल दे के पहले समझते हैं, उसके बाद हम इसको चेक करते हैं कि जो ब्रैकेट फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होता है या नहीं होता। तो ब्रैकेट फंक्शन जो है, अगर हम इसके अंदर कोई पॉइंट वाली वैल्यू या कोई इंटीग्रल वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर देता है। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मिसाल के तौर पर अगर इस ब्रैकेट के अंदर 2.91 होगा, अब इस 2.91 के करीब इंटीग्रल वैल्यू जो हमें मिल रही है वो एक 3 मिल रही है और एक 2 मिल रही है 2.91 से, लेकिन हमें लीस्ट चाहिए होती है। तो 2.91 की जो लीस्ट हमारे पास इंटीग्रल वैल्यू है वो 2 है। हालांकि करीब ये 3 के है, लेकिन हमें जो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू होती है वो चाहिए होती है, तो इसकी लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू जो है वो 2 है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर मिसाल 4.1 आती है और 4.1 का ब्रैकेट फंक्शन है, तो 4.1 का ब्रैकेट फंक्शन हमें एक इसको इंटीग्रल वैल्यू लग रही है 4 और एक लग रही है 5, लेकिन हमें लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू चाहिए होती है, तो 4 उसकी लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू होगी। अब आते हैं नेगेटिव पे, तो -2.91 है, तो आप देखें -2.91 को जो इंटीग्रल वैल्यू हमें लग रही है वो एक -3 है और एक -2 है, तो छोटी वैल्यू जो है वो -3 है। तो इस तरह से नेगेटिव वाली वैल्यू जो है वो -3 ही इसकी ब्रैकेट फंक्शन की वैल्यू आएगी। और 3.01 की जो इंटीग्रल वैल्यू है वो 3 है और एक 4 है, लेकिन हमें लीस्ट चाहिए होती है, तो 3 इसकी लीस्ट है। अब आते हैं हम अपने सवाल की तरफ। अब देखते हैं, अगर उस ब्रैकेट फंक्शन के अंदर वैल्यू ही इंटीग्रल है, जैसे -2 है, अगर सिर्फ -2 है तो इसकी जो ब्रैकेट फंक्शन होगा वो भी -2 ही आएगा। अगर +2 है तो ब्रैकेट फंक्शन में इंटीग्रल वैल्यू है, पॉइंट वाली वैल्यू तो है ही नहीं। तो इस तरह से -2 की भी इंटीग्रल वैल्यू या ब्रैकेट फंक्शन जो है वो -2 आएगा। अब ये हमारे पास f(x) इज इक्वल टू x का ब्रैकेट फंक्शन है। इस x के अंदर a पुट करेंगे तो a एक इंटीग्रल वैल्यू है, इस तरह से a ही आ जाएगा। लेकिन जब हम
इस ब्रैकेट फंक्शन के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करेंगे इस ए की, तो आप देखें ए से लेफ्ट हैंड, अब मिसाल ए से कोई छोटी वैल्यू है तो ए तो बड़ी वैल्यू होगी और उससे कम क्या होगी, ए माइनस वन होगी। तो इस तरह से जैसा कि आपने देख लें 2.91 में तो हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, छोटी वैल्यू ले रहे हैं जो इंटेग्रल वैल्यू है। अगर हम ए की लेफ्ट हैंड की बात करेंगे तो वो हमारे पास ए से लेफ्ट वो माइनस ए माइनस वन है जो इंटेग्रल वैल्यू है। इस तरह से ए की लेफ्ट हैंड लिमिट ए माइनस वन बनेगी। अगर हम ए की राइट हैंड चेक करेंगे, एक ए है और एक ए प्लस वन है, तो ए प्लस वन इंटेग्रल वैल्यू बड़ी है और ए जो है वो छोटी है, हमें छोटी वैल्यू चाहिए होती है इंटेग्रल। तो इस तरह से जब हम ए की लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा। इस तरह से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो ये ब्रैकेट फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स का ब्रैकेट फंक्शन। तो जब सिंपल ब्रैकेट फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो एक्स माइनस कर दें या ब्रैकेट फंक्शन में से एक्स को माइनस करें तो ये भी हमारे पास डिसकंटिन्यूअस होगा। इसको आप देख लीजिएगा, अगर समझ नहीं आएगी तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा बाद में। नेक्स्ट हमारे पास है सिग्नम फंक्शन। आपको पता है इसको भी हमने ज़ीरो के ऊपर चेक करना है कि सिग्नम फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होता है या नहीं होता। तो आपको पता है जब ज़ीरो से बड़ी वैल्यू यानी ज़ीरो करते हैं तो वन आता है, इक्वल टू ज़ीरो करते हैं तो ज़ीरो आ जाता है, और अगर एक्स लेस देन ज़ीरो पुट करते हैं तो हमारे पास जो जवाब है वो माइनस वन आता है। तो देखते हैं जी, इस फंक्शन में जब ज़ीरो पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। जब ज़ीरो से लेफ्ट हैंड चलेंगे, आपको पता है ज़ीरो से लेफ्ट हैंड का मतलब है नेगेटिव वैल्यू, तो वो हमें ज़ीरो से छोटी वैल्यू के ऊपर माइनस वन देगा। और जब ज़ीरो से पॉजिटिव हम देख रहे होंगे तो हमें पॉजिटिव वन देगा। इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आई तो ये भी हमारे पास सिग्नम फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता। अभी तक हमने ये देख लिया है 1/x डिसकंटिन्यूअस है ज़ीरो के ऊपर। नेक्स्ट हमने साइन 1/x, काज 1/x हो, टेन 1/x हो, तो ये हमारे पास इस तरह की कोई भी फंक्शन आ जाए तो घबराना नहीं है। तो आपने उनको देख के बता देना है कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन अनडिफाइन हो रहा होगा तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा। इस तरह से अब मैंने ब्रैकेट फंक्शन की मिसाल दी है तो ये भी डिसकंटिन्यूअस होता है, सिग्नम फंक्शन की मिसाल दी है तो ये भी हमारे पास जो है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। एग्जांपल नंबर 9 हमारे पास है साइन। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और काज हैं, ये दोनों के दोनों हमारे पास जो हैं कंटिन्यूअस होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें टेन की तो टेन जो है वो पाई बाई टू के मल्टीपल जो है, ऑड मल्टीपल जो है उसके ऊपर अनडिफाइन होता है, क्योंकि पाई बाई टू, टेन पाई बाई टू जो है वो अनडिफाइंड शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास अगर कोई रैशनल फंक्शन है तो आपको मैंने अभी बताया है रैशनल फंक्शन के लिए हम डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को चेक करते हैं, तो वो x माइनस थ्री है। तो ये कहाँ पे ज़ीरो हो रहा है, तो तीन, अगर x की जगह हम तीन पुट करें तो ये इसके ऊपर जो है वो डिसकंटिन्यूअस शो करता है। तो इस तरह से ये फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू थ्री। बाकी तमाम पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है, लेकिन मैं आपको डिसकंटिन्यूटी चेक करना दिखा रहा हूँ कि हमें फंक्शन को देखकर हम बता सकते हैं कि किस पॉइंट के ऊपर वो डिसकंटिन्यूअस है और किन पॉइंट्स के ऊपर वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अब हमने ना पीछे जो पढ़ा है वो जस्ट मॉड एक्स पढ़ा है। अगर मॉड एक्स फंक्शन न्यूमिनेटर में आ जाए या डिनोमिनेटर में आ जाए तो फिर क्या वो कंटिन्यूअस शो करता है या नहीं करता, तो फिर वो कंटिन्यूअस शो नहीं करता। इसकी मिसाल हमारे सामने है, लिमिट एक्स अप्रोचेस, ये फंक्शन है, जब हम जीरो पुट करते हैं तो जीरो आ जाता है, लेकिन जब जीरो से लेफ्ट साइड मूव करता है, आपको पता है जब जीरो से हम लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे तो माइनस एक्स दे देगा मॉड, तो एक्स माइनस एक्स ओवर एक्स, तो हमें आंसर माइनस वन आएगा। जब राइट हैंड करेंगे तो वन आ जाएगा। इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के। और अगर मॉड फंक्शन किसी भी वेरिएबल का होगा, चाहे वो न्यूमिनेटर में होगा या डिनोमिनेटर में होगा, और नीचे वेरिएबल होना चाहिए या ऊपर वेरिएबल होना चाहिए कोई ना कोई, तो वो भी हमारे पास जीरो के ऊपर जो है वो डिसकंटिन्यूअस शो करेगा अगर जस्ट मॉड एक्स है तो। नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन है
ये पीस वाइज हमारे पास है। पीस वाइज का मतलब है कि उसके पार्ट फंक्शन दो तीन फंक्शन अलग अलग हों, सिंपल एक फंक्शन ना हो। तो फिर हमारे पास ये पीस वाइज फंक्शन है। तो हम इसको चेक करते हैं। हालांकि इस हमारे इसको देखना है कि हम किस किस पॉइंट के ऊपर चेक कर सकते हैं, वो ये बताता है। हम 0 के ऊपर भी चेक कर सकते हैं, 1 के ऊपर भी चेक कर सकते हैं, 2 के ऊपर भी और 3 के ऊपर। लेकिन मैंने जो चेक किया वो 1 और 2 के ऊपर किया है। अब मैंने इसकी कंटिन्यूटी के लिए मैंने कंटिन्यूस फंक्शन की तीनों जो डेफिनेशन के तीनों कंडीशंस हैं उनको अप्लाई की है। तो ज़रा ध्यान के साथ देखिएगा, अगर कोई फंक्शन आ जाए तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे अप्लाई करते हैं कंटिन्यूस की। तो पहले लिमिट ऑन द फंक्शन मालूम करते हैं। लिमिट ऑन द फंक्शन का मतलब है उसी फंक्शन में जिस पॉइंट के ऊपर हम मालूम, अब इसको x=1 पे पहले मालूम कर रहा हूँ। तो आप देख लें, पहले ये देखना है कि हमने फंक्शन कौन सा चूज़ करना है। आप ये देख लें x=1 वाली कंडीशन कहाँ पे है। तो ये देख लें, ये दूसरे वाले में x>1 इक्वल टू तो हमें मिल रहा है ना। तो ये वाला फंक्शन हमें लिमिट ऑन द फंक्शन के लिए लेना पड़ेगा x वाली। जब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें क्योंकि 1 के ऊपर चेक करें, अब देखें x<1 वाला कौन सा फंक्शन है, वो पहले वाला है। तो x+2 के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ये मैंने शायद गलत ली है, 1 के ऊपर चेक कर रहा हूँ। तो x<1 के लिए x+2 आना चाहिए। ये फंक्शन यहाँ पे x+2 आना चाहिए। तो x की जगह 1 पुट करूँगा, 1+2 तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो इस तरह से अब देखें लिमिट ऑन द फंक्शन 1 आ रहा है और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 3 आ रही है। अब हमने चेक करना है राइट हैंड लिमिट। तो x>1 वाला ये फंक्शन है, x>1 तो ये x मिल रहा है हमें। तो इस तरह से यहाँ पे जो x+2 यहाँ लिखा है, यहाँ सिर्फ हमारे पास x आएगा। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट ऑन द फंक्शन और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है। इस तरह से अगर कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती तो वो हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता है उस पॉइंट के ऊपर। अब मैंने 2 के ऊपर भी सारे पॉइंट मालूम किए हैं। अब 2 के ऊपर देखते हैं। लिमिट ऑन द फंक्शन के लिए हम देखते हैं x=2 वाला फंक्शन कौन सा है। अब ये देखें, ये वाला हमारे पास x=2 वाला आखिरी वाला x=2 वाला ये फंक्शन मिल रहा है। इस तरह से ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट लिमिट ऑन द फंक्शन के लिए ये 7 आ गया। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x<2 वाला जो है हमारे पास ये दूसरा फंक्शन बन रहा है x वाला। तो इस तरह से हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वो जस्ट x वाला फंक्शन लेंगे तो जवाब 2 आ जाएगा। और इसी तरह से जहाँ x>2 वाला फंक्शन होगा हम उसको लेंगे तो वो 7 आएगा। तो भी हमारे पास कोई एक वैल्यू ये वाली बराबर नहीं आ रही लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों फंक्शन से रिलेटेड। तो ये भी 1 के ऊपर भी डिसकंटिन्यूअस है, 2 के ऊपर भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब हम देखते हैं, ये आ गया, ये सवाल पीपीएससी में किसी पेपर में आया हुआ है। मुझे एग्जैक्ट वो डेट तो याद नहीं है कि 2011 में है या 15 में है या 17 में है, लेकिन आया हुआ है ये। लिमिट f(x) sin 1/x। देखें, वो इसको चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। इसमें 2 कंडीशंस हैं। अगर x≠0 होगा तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे, अगर x=0 होगा तो हम ये वाला लेंगे। यानी लेफ्ट हैंड राइट हैंड के लिए पहले वाला x sin 1/x लेंगे और हम जो है वो लिमिट ऑन द फंक्शन के लिए 0 लेंगे। तो इस तरह से f(x) इज़ कंटिन्यूअस एट x=0। तो ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस होता है। तो और उसके बाद x² sin 1/x x=0। अगर आप लोगों ने ये इसका प्रूफ देखना है तो ये बुक है स्वास्की की, ये हमारे पास है E.W. स्वास्की, ये कैलकुलस की बुक है 6th एडिशन। आप इसमें डेनिस है और जेफरी ए कोल है, 6th एडिशन है। आप इसमें डेरिवेटिव ये कंटिन्यूअस वाले फंक्शन में ये फंक्शन दिया हुआ है, ये सारे के सारे इसमें दिया हुआ है। ये हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, इसमें का प्रूफ भी दिया हुआ है।
और उसके बाद MCQ ये पॉइंट नंबर 15 हमारे पास है एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अगर x नॉट इक्वल टू 0 तो पहला फंक्शन, और x इक्वल टू 0 होंगे तो ये लेंगे। तो ये भी हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है। दूसरा भी हमारे पास 1 के ऊपर जो है वो कंटिन्यूस है। और अब देख लें x का मॉड प्लस x माइनस 1 का मॉड, ये हमारे पास जो फंक्शंस हैं ये अब फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, ये सिंपल पोलिनोमियल की फॉर्म में। आपको पता है अकेला मॉड x एक पोलिनोमियल फंक्शन है, अगर उस x में 1 माइनस भी कर रहे होंगे तो भी वो पोलिनोमियल ही रहेगा। इस तरह से ये भी 0 के ऊपर जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव। मैंने जो है आज डेरिवेटिव को डिफ़ाइन किया है, और ज़रा इस टॉपिक पे ना थोड़ा सा ध्यान से इन बातों को समझिएगा कि डेरिवेटिव असल में होता क्या है। फिर जो आज मैंने इंटरव्यू लिए हैं, तो अल्लाह करे जिसने मुझे मेरी जो क्लास मेरी लेते हैं वो भी लोग आज इंटरव्यू देने आए हुए थे। तो मैंने हाथ होला रखा तो है, लेकिन फिर भी नाराज़ तो हैं मुझसे कि सर आपने हाथ होला नहीं रखा। खैर मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करता, क्योंकि ये चीज़ अगर मैं बता देता क्वेश्चन या आप लोगों को बता देता कि मैं ही इंटरव्यू लेने वाला हूँ या इंटरव्यू लेने आ रहा हूँ। खैर हम टॉपिक पढ़ते हैं। अच्छा जी, ड्राइवेबल फंक्शन या डेरिवेटिव पहले देखते हैं कि डेरिवेटिव, मैंने ये सवाल पूछा है तो आप लोगों ने आंसर क्या देना था और डेरिवेटिव की प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है। तो ज़रा ध्यान से, अगर वो कैंडिडेट जो आज इंटरव्यू देने आए हुए थे तो उनको मैं आंसर कर रहा हूँ, थोड़ा सा वो गौर से ये चीज़ें जो है वो सुन लें। ड्राइवेबल फंक्शन होता क्या है? ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स is said to be derivable function at any point p of x y belong to domain of f के limit del x approaches to 0 f of x plus del x minus f of x over del x exist as a finite quantity। डेरिवेटिव, पहली बात के होता क्या है? डेरिवेटिव का मतलब, अब मुझे जो बता रहे थे आप लोग बता रहे थे डेरिवेटिव जो है वो रेट ऑफ चेंज होता है, ये टोटली गलत है। डेरिवेटिव जो है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है, लम्हाती चेंज मालूम करने के लिए हम डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। अब रेट ऑफ चेंज वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो डेरिवेटिव तो बहुत बड़ा रेट ऑफ चेंज मालूम करने के लिए यूज़ होता ही नहीं है। किसी पॉइंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मालूम करने के लिए हम डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बताऊं। हर चीज़ में चेंजिंग आ रही है। अब अगर हम एक इमारत बनाते हैं, आप देखें कुछ अरसे के बाद उसका जो प्लस्तर हमने किया होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। एक ये देखें, उसमें हर चीज़ में थोड़ा सा, अगर हम एक कमरे को डेली हम देखते हैं, हमें उसके अंदर चेंजिंग नज़र नहीं आती। लेकिन अगर हम एक महीने बाद आकर उस रूम को देखेंगे तो हमें उसके अंदर चेंजिंग नज़र आएगी। तो अगर हम डेली रेट ऑफ चेंज मालूम करना चाहेंगे तो वो हमें डेरिवेटिव देता है, वो होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और अगर हम एक कार चल रही है, अगर हम सोए हुए हैं, पीछे एक बंदा सोया हुआ है, वो 10 मिनट के बाद उठ के देखता है तो उसको रेट ऑफ चेंज बहुत बड़ा नज़र आएगा कि चेंज हो गया। वो डेरिवेटिव नहीं है। एक गाड़ी चल रही है, हम उसी सेकंड में हम उसकी वेलोसिटी चेंज देखना चाह रहे हैं, डिस्टेंस देखना चाह रहे हैं, और उसी टाइम उसी पॉइंट के ऊपर देखेंगे तो वो होगा हमारे पास डेरिवेटिव, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और डेरिवेटिव की जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है, हर दुनिया जहान की हर चीज़ में अगर मैं बैठा हूँ तो मेरी आवाज़ में कभी उतार कभी चढ़ाव, अगर हम रोज़ाना किसी स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पर भी हमारा डेरिवेटिव को जो है वो यूज़ होता है। क्यों? कि पौधों में कुछ ना कुछ चेंजिंग ज़रूर आ रही होती है। अगर हम एक पौधे को अपने सहन में लगाते हैं तो अगर हम डेली उसको पानी देते हैं, डेली देखते हैं, तो हमें उसकी चेंजिंग में ज़रा भी फ़र्क महसूस नहीं होगा। अगर वो मालूम करना चाहते हैं तो हमें डेरिवेटिव इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप देखें, अगर हमें महसूस ही नहीं होता तो 10-15 दिन के बाद एक पौधा बड़ा कैसे हो जाता है। लेकिन हम अगर डेली देखेंगे तो हमें ज़रा भी महसूस नहीं होगा। हम इसी तरह हमें अपने बालों की मिसाल देख लें। हमारे बाल
हम 15 दिन बाद, महीने बाद हम कटवाते हैं। लेकिन अगर हम डेली जो कंघी करते हैं, देखते हैं, तो हमें उसके अंदर कोई भी चेंज नज़र नहीं आती। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब हम देखते हैं, हाँ अब हमारे बाल सही तरह हम कंघी नहीं हो रहे, तो फिर हम बाल कटवाने जाते हैं, तो अगर उसके अंदर चेंज ही नहीं आई तो हम कटवाने क्यों क्यों जा रहे हैं। तो इसी तरह से हर चीज़ के अंदर चेंजिंग आ रही है। स्पीड में चेंज आ रही है, वेलोसिटी में चेंज आ रही है, डिस्टेंस में चेंज आती है तो वेलोसिटी बनती है। अब देखें, डिस्टेंस का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, और वेलोसिटी का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन आता है। तो ये इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं। वहाँ पे जो है वो कंफ्यूज नहीं हो जाते। सुकून से बैठ के मैं आपको रिलैक्स कर रहा हूँ, परेशान ना हो, ज़रा रिलैक्स हो। और मेरी भी तो एक वैल्यू है, वहाँ मैं गया बैठा हूँ। अगर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता दूँ या इस तरह से होता है तो वो आपकी क्रेडिबिलिटी पे जो है ना, वो डेफिनेट बात है, फ़र्क महसूस होगा। मेरे लिए कोई इशू नहीं है। मेरे हाथ में है 5 नंबर, मैंने वो दे देने हैं, और वो मैंने वैसे दिए हैं, ये भी सुन लें। ये ना हो कि अगर वो परेशान हैं कि मैंने उनको नंबर नहीं दिए, तो मैंने उनको नंबर दिए हैं। अब उनका अपना आगे लक है कि उनका मेरिट में नाम आता है या नहीं आता, तो वो एक अलग है। लेकिन अपना देखें, एक सवाल भी नहीं आता ना, तो कॉन्फिडेंस लूज़ करने की कौन सी बात है। रिस्क देने वाला मैं हूँ, रिस्क देने वाली वो ज़ात जो है ना वो ऊपर बैठी है। वो अगर रिस्क ना इंसानों के हाथ में होता तो मैं आज गवर्नमेंट जॉब में ना होता। ये रियलिटी है। आपने अगर मेहनत की है ना, आपको कुछ आता है, आपने लोगों को डिफेंड करना है, देखें एक जगह नाकामी मिलेगी, लेकिन इंशाल्लाह हमें एक और इसका मतलब है, अगर एक जगह नाकामी हमें, हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल रही है। मैं आपको बताऊं, मुझे सुपीरियर वालों ने रिजेक्ट किया, मुझे 29 नंबर बुलाया, मुझे पंजाब कॉलेज वालों ने रिजेक्ट किया, मुझे तकरीबन बुलाया 24 नंबर के ऊपर बुलाया मेरा जो है ना डेमो लेने के लिए। और मुझे वहाँ पे गाइड करने वाला कोई नहीं था। उन्होंने बताया कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक जो है वो डेमो के लिए तैयार करके आएँ। अब मेरी सबसे बड़ी गलती हुई, मैं टॉपिक आसान सा टॉपिक तैयार करके चला गया, उनको मज़ा ही नहीं आया। अगर मैं टॉपिक तैयार करके जाता फंक्शन के बारे में, या डेरिवेटिव के बारे में, या इंटीग्रेशन के बारे में, या वेक्टर के बारे में, यानी एक अच्छा, और कॉनिक सेक्शन के बारे में टॉपिक तैयार करके जाता, एक अच्छा टॉपिक जो उनको भी ना आता, तो वो मज़ा होता है। अब फंक्शन के बारे में, ऐसा फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक को इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्टिव फंक्शन, ये जो है उनको क्लियर नहीं होते। और उनको वर्टिकल लाइन टेस्ट, हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट कैसे हम अप्लाई करते हैं, तो ये इस तरह की जो नई नई बातें उनको बताता, तो वो डेफिनेट बात है, इंप्रेस ज़रूर होते। लेकिन वहाँ एक बंदा ऐसा था, मुझे उसने गलत गाइड कर दिया, लेकिन कोई इशू नहीं है। वो मुझे एक पता चल गया कि मैंने टॉपिक किस तरह के चूज़ करके जाने हैं। और पीपीएससी में जब मैं गया तो मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा था। वो बंदा मुझे इतना तक उसने कह दिया था चेयरमैन ने कि अब तेरा मास्क नीचे आ रहा है ना, मैं तुझे बाहर निकाल दूंगा। और मेरी जो एमफिल है वो भी आईएसपी से है, इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान से है। और अब ये देख लें, फिर भी मैं सिलेक्ट हुआ बैठा हूँ। अब लोग उसको ऐसे समझते हैं कि इसमें कोई पढ़ाई नहीं है, फलां चीज़ है जो आईयूबी से करो, रेगुलर करो, लेकिन मैंने की है और मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो आपके अंदर कुछ है तो उनको एक जगह ज़रूरी नहीं है कि हम सिलेक्ट हो जाएं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। तो मैं गया हूँ। और मैं आपको मज़े वाली बात बताऊँ, जब मैंने खुद पहले बार सीटीआई का इंटरव्यू दिया था, तो पहला इंटरव्यू मैंने इधर ही दिया था, यजमान में, जहाँ मेरी अब परमानेंट सिलेक्शन है। फिर मैं गया कॉमर्स कॉलेज में, वहाँ मैं डॉक्टर जैद साहब बैठे थे। आप यकीन करें, डॉक्टर जैद साहब ने मुझसे जितने भी सवाल पूछे, मुझे एक भी नहीं आया, एक भी मुझे सवाल का जो है आंसर नहीं आया। मैंने कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया। मैंने कहा सर मुझे इस वक्त, अब सर ने मुझसे पूछा था कि जो है एक था फंक्शन था कोई, हाँ ये जो आप डिटर्मिनेंट करते हैं, डिटर्मिनेंट आप दुनिया में कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नहीं आता था। मैं चुप कर गया, मैं बैठा हुआ था। मैंने कहा सॉरी सर, इस वक्त मेरे माइंड में नहीं है। सर ने पूछा कि डिटर्मिनेंट हम ऑर्डर 4x4 या n×n का आ जाए तो आप कैसे लेते हैं। उस वक्त मेरे माइंड में नहीं था, और मैं चुप कर गया, मैंने सॉरी करता रहा। और लेकिन ये था, मैंने कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया। और मेरा एक सवाल भी ठीक नहीं था, सर ने मुझे पूरे नंबर नहीं दिए। सर ने मुझे शायद दिए थे 3 या 4 नंबर दिए थे, मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, तो कोई बात नहीं। मैं डेरा नवाब में गया इंटरव्यू देने, डेरा नवाब मेरी पहली पोजीशन। मैं गोगड़ा शरीफ लोधरा में गया, नसीरुद्दीन शाह कॉलेज था, वहाँ गया देने,
तो वहाँ मेरी पहली पोजीशन आ गई। वहाँ लोग मुझे कहते थे आप अहमदपुर से गुगड़ा आ गए, आपको यार ये शर्म आनी चाहिए, हमारी सीट है आप आ गए हो और आपका मेरिट भी लो है, आप तो आने वाले नहीं हो। तो मैंने कहा इट्स ओके, मैंने जस्ट इंटरव्यू देने आना है, ज़रूरी नहीं है कि मैं सेलेक्ट हूँ। और अल्लाह ताला ने ये कारनामा मेरे लिए कर लिया कि मेरी पोजीशन थी ऐसी कॉलेज में, सेकंड पोजीशन थी, सेकंड पोजीशन के मुझे 3 नंबर मिल गए। उधर से मैंने अच्छा परफॉर्म कर लिया। उस बंदे ने मुझे कहा कि मॉड फंक्शन का ग्राफ ड्रा करें। मैंने वो उसने जो सवाल पूछा वो इतना इंप्रेस हो गया, उसने कहा सर मुझे नहीं पता, इस बंदे को रखना है। वो जो वहाँ इंटरव्यू लेने आया हुआ था उसने जहाँ जहाँ फ़ोन किया, जिसने किया, जैसा किया, मुझे नहीं पता। यकीन करें उस बंदे ने कहा कि आप वाकई आएंगे ना, पक्की बात है ना। और उसने प्रिंसिपल को कहे कि जैसे कैसे करके उसने मुझे रखवाया। और जब मुझे कॉल आई कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं गुगड़ा के लिए, और डेरन ऑफ से भी कॉल आई आप यहाँ भी सिलेक्ट हो चुके हैं, इधर डिग्री कॉलेज भी सिलेक्ट हो चुका था यजमान में, अब 3 जगह मैं सिलेक्ट हो चुका था। तो मैंने गुगड़ा वालों को कहा कि सर मैं यजमान मुझे करीब पड़ता है भावलपुर से, तो मैं यहाँ ही सिलेक्ट अपने चूज़ कर रहा हूँ। तो उसने कहा चलें ठीक है, ओके थैंक यू। तो इसमें अब ये इधर से सर थे, मुझे एक सवाल भी नहीं आया, तो कोई इशू नहीं है, रिस्क देने वाला जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ ना किया करें, कॉन्फिडेंट रहें। एक सवाल भी नहीं आता, इट्स ओके। अब वो देखें कि अब मैं हूँ, आपका क्लास फेलो था, आपका टीचर हूँ, तो आप मुझसे पर्सनली मैसेज करें कि आपने जो सवाल हमसे पूछे हैं वो किस कैलिबर के थे और किस तरह के सवाल थे, उसका आंसर क्या था, क्या वो सवाल आपने इतने हायर लेवल के क्यों पूछे हैं, या मैंने आप यकीन करें मैंने इतना तक सवाल पूछा है कि फ़र्स्ट ईयर की बुक का नाम क्या है। तो खैर ये बातें एक्सपीरियंस था तो मैंने आपसे शेयर कर दी। देखिए मैंने आपको किस तरह से डेरिवेटिव के आपको यूजेस बताए हैं। अगर आप डेरिवेटिव को समझ के और इस तरह, अच्छा डेरिवेटिव हमें देता क्या है, डेरिवेटिव हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। कोई कर्व है, अब एक कांस्टेंट कर्व है, कांस्टेंट फंक्शन में तो कोई चेंजिंग आ ही नहीं रही। अब मैंने एक बंदे से सवाल पूछा, उसने मुझे बताया कि हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। मैंने कहा अच्छा, या रेट ऑफ चेंज देता है। मैंने कहा अच्छा रेट ऑफ चेंज। मैंने कहा मुझे ये बताएं, एक कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन में रेट ऑफ चेंज कहाँ है। अब वो बेचारा चुप करके बैठ गया। ओ भाई जब रेट ऑफ चेंज है ही नहीं तो वो डेरिवेटिव हमें ज़ीरो बता तो रहा है कि उसमें ज़ीरो चेंज है। तो पता नहीं क्यों हम अपनी उस बात को क्यों नहीं क्लियर कर पाए। तो खैर लेकिन मैंने किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं की, मैंने तमाम को पूरे नंबर दिए हैं, किसी को भी मैंने कम नंबर नहीं दिए। मैंने सभी को नंबर दिए हैं और जिसका मेरिट उधर ज़्यादा था उसी को ही वो सिलेक्शन होगी। अब उसकी मर्ज़ी है, अगर पहले ने ज्वाइन